Class 10th Chemistry. Introduction to Chapter 3, Metals and Nonmetals. हेलो, वेलकम अगेन। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिफरेंस दिया हुआ है। फिर थोड़ा मेटलर्जी का कंसेप्ट दिया हुआ है, कैसे हम उससे मिनरल्स को निकालते हैं, तो उसी पे यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन है। और इसमें ज़्यादा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आएंगे नहीं, जनरली वन वर्ड आंसर होंगे, इसलिए बहुत जल्दी हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है। चलिए एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहला, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका तो आपको आंसर पता होगा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले का आंसर क्या होगा? जो आपके थर्मामीटर होते हैं ना, उसमें यूज होता है मरकरी। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर है मरकरी। ठीक है। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। जो सॉफ्ट मेटल्स है, सॉफ्ट मेटल में सबसे ऊपर नाम आता है सोडियम का, तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए, इस बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आंसर आता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसको माना जाता है। इस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर हीट कौन होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जितने भी लो मेटल्स हैं, आप लेड ले सकते हैं या फिर मरकरी ले लीजिए, ये भी बहुत वो होता है। नहीं, ये तो अच्छा होगा, और लेड ले लीजिए आप लो मेटल्स। ठीक है। ऐसे ही वन वर्ड टाइप होंगे सारे, इसके अंदर ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की, मेलिएबल और डक्टाइल। मैं बता देता हूँ आपको मेलिएबल क्या होता है। तो मेलिएबल का मतलब होता है टेंडेंसी, या फिर आप कह सकते हैं शीट में कन्वर्ट करना। मेलिएबल का मतलब होता है जैसे आपने किसी हैमर को ऐसे मेटल को करा तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू कन्वर्ट इट इनटू शीट, टेंडेंसी ऑफ मेटल ऑन प्रेशर बिकम शीट। ठीक है। इसको और अच्छे से भी हम मतलब अच्छी डेफिनेशन ले सकते हैं, मतलब ठीक है। या फिर एक काम करें, और अच्छी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू शीट, कन्वर्ट इनटू शीट ऑन हैमरिंग। ठीक है। दूसरा आता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है जैसे आपने मेटल लिया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो मतलब ये भी प्रॉपर्टी है मेटल की। क्या प्रॉपर्टी है? कि हम उससे लंबे वायर्स बना सकते हैं। छोटा सा हमने मेटल लिया, उससे हम बहुत लंबे लंबे वायर बना सकते हैं। तो इसमें डक्टाइल का क्या होता है? अच्छा, मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी रदरफोर्ड ने यूज करी थी, गोल्ड फॉइल जो ली थी, क्योंकि गोल्ड फॉइल उसने क्यों ली थी? बहुत मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, इसीलिए। तो डक्टाइल, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू वायर ऑन प्रेशर जब हम उसके ऊपर डालते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड कितने? 2 किलोमीटर लंबे वायर में हो सकता है। ठीक है। तो मेलिएबल भी एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो मेटल है वो शीट पे कन्वर्ट हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम की शीट आपने देखी होंगी। और डक्टाइल की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें आप उसमें लंबे लंबे उसके वायर बना सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इस चैप्टर के अंदर ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में मुझे लगता है आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जगह रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ, उसके बाद उससे हम लिखें। तो रिएक्टिविटी सीरीज, अब ये क्वेश्चन भी रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत इजीली हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ।
रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का अपना अपना तरीका है। पहले मैं लिख देता हूँ, अब याद आपने कैसे करा है वो आपके ऊपर है। इतना बहुत है, इतना बहुत है। तो अब इसका याद करने का देखिए अलग अलग तरीका है। मैंने कैसे याद कर रखा है, जिसे इसका कटरीना का मंगेतर अल्जन फूवी पीबी है, क्यूट है जी, ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिनियम होटल में रहता है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपका ये मन है, आप इस तरीके को याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं याद करना चाहते तो मत करिए। कोई और तरीका आपको पता है तो आप वो लगा लीजिए। ठीक है, तो ये तरीका है मेरे पास कि कटरीना का मंगेतर अल्जन फी पीबी क्यूट है जी, ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिनियम होटल में रहता है। देखिए तरीका कोई भी हो सकता है, बस मेरा आपका पर्पस ये होना चाहिए, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे कैसे, ये यहाँ से आ जाता है सबसे ऊपर, फिर Na आ जाता है, CaMg, फिर आ जाता है AlZnFePbCu, H और G Au और Pt। ठीक है, तो ऐसे रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए कम होती जाती है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस नीचे जाते हुए, और ऊपर जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए घट जाती है और रिएक्टिविटी ऊपर जाते हुए बढ़ जाती है। तो ये आपको अगर पता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे और ये एक बार याद करना है। जैसा मन है, जो ट्रिक लगानी है लगा लीजिए, बट ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सोडियम और जो ऊपर पोटेशियम है, दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। अब देखिए सोडियम सबसे ऊपर आ रहा था और पोटेशियम पोटेशियम सबसे ऊपर, उसके बाद सोडियम। तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत रिएक्टिव है, तो इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं। इसलिए आप सोडियम को अगर नॉर्मल एयर में लाओगे तो वो आग पकड़ लेगा। इसीलिए व्हाई सोडियम इज केप्ट इन इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फायर, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फायर, एज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए हम उसको अगर नॉर्मल एयर कंडीशन में लाएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और आग पकड़ लेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसको केरोसिन ऑयल में बंद रखते हैं। चलिए, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछी हुई है कैल्शियम की पानी के साथ और आयरन की स्टीम के साथ। तो देखिए आयरन सॉलिड है, H2O क्या है, यहाँ पे गैस फॉर्म में है ना, स्टीम, क्या बनेगा, Fe3O4 सॉलिड और H2 गैस। ठीक है, बहुत इजी है, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, मुझे इतना याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम दोनों की पूछी हुई है। तो ये तो सॉलिड में होगा, H2O ये लिक्विड से हो रही है। आपको स्टेट याद रखनी है हम कौन सी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा COH ट्वाइस, ये सॉलिड है और ये H2 गैस रिलीज हो रही है। सेम पोटेशियम का आता है, पोटेशियम भी सॉलिड है, H2O यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे आता है KOH, ये सब क्या बन रहे हैं, बेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, बहुत इजी है,
इक्वेशन लिखनी थी हमें रिएक्शन की, हमने लिख दी, ठीक है। चलिए इक्वेशन लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sample of four metals A, B, C, and D were taken, added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated. तो हमने 4 मेटल लिए हैं A, B, C, D और added to the following solution one by मतलब हमने ये 4 मेटल लिए, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। हमने 4 मेटल चारों को टेस्ट ट्यूब में लिया है और एक-एक करके सब में डाल के देखा है, ठीक है। The result obtained have been tabulated as follows. आगे भी है क्या? हाँ, ये डी वाला आगे भी है, ठीक है। तो हाँ, क्या है? अच्छा एक तो यहाँ पे ऐसे लाइन आएगी, मैं लाइन बना देता हूँ। ठीक है? हो गई ना लाइन, ठीक है। चलिए, आयरन सल्फेट पहले तो इसको लिख लेते हैं हम, क्या है ये? आयरन सल्फेट क्या है भाई? आयरन सल्फेट सेकंड वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? ये FeSO4 है, ये CuSO4 है, ये ZnSO4 है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये AgNO3 है। चलिए, हाँ, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पहले ये तो देख लें। डी यहाँ पे है, नो रिएक्शन नो रिएक्शन, तो मैं यही लिख लेता हूँ, बार-बार हमें पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। डी में भी यहाँ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन और नो रिएक्शन, ये डी वाला है, हमें बार-बार आगे जाना पड़े इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मेटल ए बी सी डी व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन। पहले हम ये देखते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये आ गई रिएक्टिविटी सीरीज। अब पहले इसमें मेटल देखते हैं, कौन कौन सा मेटल है भाई, लिख लेते हैं। आयरन है, एक आयरन है, एक कॉपर है, जिंक है और एजी है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको सबसे ये रहा, जिंक है, आयरन है, कॉपर है और एक एजी, एजी भी नीचे ही आता है, एयू और एजी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो एजी भी यहाँ पे है, ठीक है। अब कह रखा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, द रिजल्ट ऑब्टेन है। अब देखिए हमने जब आयरन सल्फेट का रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट से, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। देखिए डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब पता लगता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इससे क्या पता लगता है, एक यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई है और कहीं डिस्प्लेसमेंट हुई, तो एक ए मेटल कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक आयरन सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक AgNO3 में डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या पता लग रहा है, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पीछे पढ़ी होंगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या पता लगता है कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। और रिएक्टिव मेटल कहाँ से हम पता लगाते हैं, रिएक्टिव मेटल हम यहाँ से पता लगाते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता लगता है। अब देखिए कॉपर सल्फेट ने डिस्प्लेसमेंट शो करी है, ठीक है। जब हमने ए का रिएक्शन हुआ है आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ये टेबल बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए जो मेटल बी है, अब इधर ध्यान दीजिए, मेटल बी ने आयरन सल्फेट को, मतलब देखिए आप इसको ऐसे समझिए, ये मेटल बी है, ये FeSO4 है। अब यहाँ क्या हुआ है, ये BSO4 हो गया है और प्लस Fe हो गया है, मतलब इसने इसको डिस्प्लेस करना है। इसका मतलब B इज मोर रिएक्टिव देन Fe। इतना तो आपको पता लग गया होगा। ऐसे आपको करना है बस, ये टेबल ऐसे ही करना है। ए आयरन को नहीं कर पाया पर कॉपर सल्फेट को कर दिया, ठीक है। इसको नहीं कर पाया, इसको कर दिया। फिर देखिए जिंक सल्फेट को भी कुछ नहीं करा, सिल्वर नाइट्रेट को भी नहीं करा है। बी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस पे कोई रिएक्शन नहीं है, इस पे कोई रिएक्शन, मतलब इससे हमने रिएक्ट नहीं कराया, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। और बी ने इसका, सी ने किसको डिस्प्लेस करा है, इसको डिस्प्लेस करा है, ए ने इसको करा है
सी ने इसको करा और डी ने तो किसी को भी नहीं करा। इसका मतलब लीस्ट रिएक्टिव तो डी हो गया और मोस्ट रिएक्टिव बी हो गया। बी जो है मोस्ट रिएक्टिव है ना, इसको कर दिया उसने, कॉपर को नहीं कर पाया, देखिए जिंक को नहीं कर पाया, एजीएन3 को नहीं कर पाया, सी को कर दिया, हाँ सी ने डिस्प्लेसमेंट इसको करा है और डी ने तो किसी को भी नहीं करा। इसका मतलब लीस्ट रिएक्टिव तो डी आ गया। एक चीज तो यहाँ से हमें पता लग गई कि डी जो है, डी वो लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, और बी जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। बी जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और डी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। एक तो आपको पता लग गया कि which metal is the most reactive, तो B is most reactive। चलिए सेकंड चलते हैं। What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate solution? अगर भाई हमने इस B को इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा? नॉर्मली सी बात है, जिसने FeSO4 को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को भी कर ही देगा। ठीक है, देखिए ये जो इससे ऊपर ही आ रहा है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, और वो इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब वो B आयरन से तो ऊपर ही होगा। अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो इससे तो ऊपर ही होगा, तो कॉपर से भी ऊपर ही होगा। और अगर कॉपर से भी ऊपर है तो इसका मतलब है वो क्या करेगा, इसको भी डिस्प्लेस कर देगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर हम B प्लस CuSO4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BSO4 प्लस Cu। अब थोड़ा सा यहाँ आप कलर लिख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर जो होगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ब्लू कलर ऑफ CuSO4 विल बी फेडेड। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 3-4 तरह के नए मेटल ही दे दिए, तो उसके हिसाब से आपको रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज करना है। अब देखिए, अरेंज द मेटल ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो मैंने पहले लिख दिया था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो बी है और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो डी है। अब बीच वाला देख लेते हैं। बीच वाला कैसे देखें, देखिए ए ने CuSO4 को कर दिया और सी ने इसको करा है, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो यही मैं कर देता हूँ ना कि बी जो है वो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ए ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सी ज्यादा रिएक्टिव है और उसके बाद डी ज्यादा रिएक्टिव है। इसको मैं आगे में लिख देता हूँ कि बी इज, ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, कैसे, पीछे टेबल से पता लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid to reactive metal? Write the chemical reaction when iron react with metal dilute H2SO4. Which gas is produced? तो आपसे पूछा हुआ है कि जब reactive metal, which gas is produced when dilute hydrochloric acid react to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron। सबसे पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, एक तरह से सेकंड पार्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो Fe को जब हम H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, FeSO4 प्लस H2, ये गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो पूछ रखा है इसके अंदर, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट क्लोरिक एसिड, मैंने एक M कोई भी रिएक्टिव मेटल मान लिया, ये H2SO4 है, तो क्या बनेगा, MSO4 प्लस H2। क्या कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Zinc is added to a solution of iron sulfate, मतलब जिंक को हमने आयरन सल्फेट के अंदर डाला है, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। अब वही यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का ही है। देखो हम क्या करते हैं, हमने क्या डाला है, हमने जिंक को आयरन सल्फेट के अंदर डाला है, तो क्या होगा। अब देखिए, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, जिंक को हमने आयरन सल्फेट के अंदर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, इसका मतलब इसको वो डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो ये रही केमिकल रिएक्शन। और क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, देखिए FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश होता है।
तो उसका ग्रीनिश जो कलर है वो फेड हो जाएगा, तो ग्रीनिश कलर विल फेड। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में इसका कलर व्हाइट भी दे रखा है, बट जनरली ये ग्रीनिश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, सोडियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, by the transfer of electron. What ions present in this? What are ions present in this compound? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो सबसे पहले सोडियम का लिखते हैं एटॉमिक नंबर 11। इसका क्या लिखेंगे? 2, 8 और 1। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना था ना, तो आउटर मोस्ट का दिखाते हैं, तो ये लीजिए, ये सोडियम है और पूछा हुआ है हमें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 6। इसको लिखेंगे 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको लिखेंगे 2 और 6। तो ऑक्सीजन का 1, 2, इसके अंदर देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ये सोडियम है, ठीक है, इसके पास ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, एक ही है और 7 की कमी है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ऐसे करके लिख लीजिए जैसा आपका मन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं और 2 की कमी है। ठीक है, चलिए, थर्ड है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं हम 8 और इसको लिख सकते हैं हम 2। तो मैग्नीशियम के पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 2 हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गए, जैसे आपका मर्जी है उसको तरह से दिखा सकते हैं आप। बस आउटर मोस्ट सेल के दिखाने होते हैं, अंदर वाले शेल्स के नहीं दिखाने होते। चलिए दूसरा दिखाते हैं। Right, show that formation of Na2O and MgO by the transfer of electron. तो Na2O इसका हमें दिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इजी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन का देख लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ऊपर ही करा मैंने, 2 और 6। तो यहाँ ऐसे करके लिख लीजिए बस कि 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, तो सोडियम आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, फिर यहाँ सोडियम आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसे, ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, एक यहाँ पे कमी है, एक यहाँ पे कमी है, तो सोडियम जो है वो ऐसे लेके आया है और ये एक सोडियम ऐसे लेके आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है MgO। तो इसमें ऑक्सीजन का वही, ये भी यहाँ तो सेम ही होगा, तो Mg का लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इधर, ऊपर भी लिखा ही हुआ है खैर मैंने। तो Mg का बनेगा ऐसे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप ऑक्सीजन का लिख लीजिए पहले। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और Mg इसको फिर ऐसे करके लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो कर देगा। तो इसको आप ऐसे करके लिख लीजिए, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। ठीक है? तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। नेक्स्ट चलता है, व्हाट आर आयन्स प्रेजेंट इन दीस कंपाउंड। तो आयन्स कौन से प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, आयन्स, तो यहाँ होगा Na+ और O2- और यहाँ पे होगा Mg+ और O2 Mg2+ और O2- ठीक है? अच्छा, इसको आप अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसा मैंने एनसीईआरटी में देखा था ऐसे था, तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है? इसको आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, जैसे कार्बोनेट कंपाउंड्स में आपको दिखा रखा है, ऐसे करके। वो कोवैलेंट बॉन्डिंग की तरह दिखा रखा है उन्होंने। तो ट्रांसफर हम ऐसे ही दिखा देंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? व्हाट आर आयन प्रेजेंट? ये शायद पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया,
क्वेश्चन ये है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स, इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्वेश्चन है। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, देखिए दो तरह की बॉन्डिंग आपने पढ़ी होंगी, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आयनिक, मैं यहाँ लिख सकता हूँ आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो जो प्लस चार्ज है, कैटायन है और अनायन है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड strong force of attraction, strong force of attraction, strong force of attraction between cation and anion। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, जिसकी वजह से विच रिजल्ट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो व्हाई डू कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग, विच रिजल्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ना उसको तोड़ने के लिए, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैटायन और आयन के बीच में क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल, ओर एंड गैंगवे, ठीक है। तो मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, यहाँ से थोड़ी सी मेटलर्जी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो मिनरल्स वो मतलब मिनरल से हम बहुत इजीली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिससे हम बहुत इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दोनों में फर्क है ना। आप ऐसे समझिए कि मिनरल्स और ओर्स में क्या फर्क है, आपने लाइन भी पढ़ी होगी ना, ऑल ओर्स, ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स, ठीक है। तो उस लाइन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए, तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं द नेचुरली occurring compounds प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में जो मिलता है नेचुरली अकरिंग, अर्थ क्रस्ट में जो हमें नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इससे मेटल हम निकालते हैं। और दूसरी बात आती है पोर्स क्या होते हैं। तो दीज आर दोज मिनरल्स थ्रू विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इजी, मतलब जिससे हम मेटल बहुत इजी से निकाल सकें, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं all ores or minerals are ores, ठीक है, but all ores are not mineral, ठीक है। तीसरा हम चलते हैं गैंगवे। तो गैंगवे क्या होता है? जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं मिनरल्स पे, ओर्स पे, जनरली ओर्स पे जो मिनरल्स इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? गैंगवे। तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन ओर्स एंड मिनरल्स और गैंगवे, ठीक है। तो
पता होना चाहिए आपको मिनरल क्या है, और क्या है, और गैंग क्या है। द नेचुरल occurring compounds present in our crust are minerals और ores, these are those minerals through which extraction of metal is easy। और गैंग क्या होते हैं, जो impurities present होती है ores और मिनरल्स पर। नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, वो फ्री स्टेट में होंगे। क्यों रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं? क्योंकि किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे, तो नॉर्मल नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होंगे। देख लीजिए, ये रहा और ये रहा। अब लिख सकते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनियम। रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख के बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो आपने कैल्सिनेशन रोस्टिंग पढ़ी होगी ना, उसमें क्या करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट के ओर्स होते हैं, जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं। और ऑक्साइड से फिर हम क्या करते हैं, मेटल्स कैसे लेते हैं। तो विच केमिकल, व्हाट केमिकल प्रोसेस, हम क्या करते हैं, हम रिडक्शन का यूज करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। हम क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं, मतलब ऐसे हैं तो काफी, बट आपके सिलेबस में दो हैं। एक तो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, जैसे ये FeO है और ये कार्बन लिया, तो हम क्या करते हैं Fe+CO2। ठीक है, तो स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, हम इन विच वी रिड्यूस मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कोक। कोक जो है वो कार्बन की एलोट्रोप है, तो हम कार्बन का यूज करते हैं, इसको ये रिड्यूस कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 बन जाता है प्लस Fe। अब इसको हम यूज करते हैं वो ट्रेन की पटरी जोड़ने के लिए, तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। तो थर्मिट रिएक्शन बेसिकली, मेरा कहने का मतलब रिडक्शन प्रोसेस में हम कार्बन का यूज करते हैं। थर्मिट रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, मैंने बता दिया। जनरली हम किसी भी उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से उसको रिएक्ट करा देते हैं, तो उसको रिड्यूस कर देता है और हमें मिल जाता है आयरन। मिल गया ना, मैं साइड में वही चाहिए था हमें। थर्मिट रिएक्शन को याद रखें। तो ये क्या है, दिस रिएक्शन is used to join railway tracks। ठीक है, चलिए। मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड with following metals in, okay, in which case you will find displacement reaction। okay, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन है, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करते हैं रिएक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग से कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है ZnO, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ ZnO प्लस जिंक, कुछ होगा डिस्प्लेस करेगा ZnO प्लस Mg, फिर ZnO प्लस कॉपर। ठीक है, फिर यहाँ पे MgO प्लस Zn, फिर MgO प्लस Mg और MgO प्लस Cu। यहाँ पे CuO प्लस Zn, CuO प्लस Mg और CuO प्लस Cu। अब हमें ये रिएक्शन ही एक तरह से पूछ रखी है कि ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा या नहीं करेगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे पता होनी चाहिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे पता होनी चाहिए, देखिए Mg, इधर तीन मेटल है, एक तो Mg है, एक जिंक है और एक कॉपर है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, फिर जिंक है और फिर कॉपर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद कॉपर है। ऐसे करके लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजी। ZnO प्लस जिंक, जिंक तो जिंक को करेगा नहीं, तो यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं नो, नो रिएक्शन। ठीक है, अब ZnO प्लस Mg, अब देखिए जिंक का ऑक्साइड है और Mg है, Mg से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब देखिए
ZnO प्लस कॉपर, तो कॉपर तो नीचे है इसके, कॉपर अगर नीचे है तो कैसे डिस्प्लेस करेगा अपने ज्यादा रिएक्टिव वाले को, नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, नो रिएक्शन। चलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जिंक, MgO प्लस जिंक, तो ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है MgO, तो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल करता है ना, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं आप, नो रिएक्शन। MgO प्लस Mg तो वैसे भी नहीं होने वाला, MgO प्लस कॉपर, कॉपर भी इससे नीचे आ रहा है, तो कॉपर कैसे इसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप नो रिएक्शन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक तो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन दिखा देगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब है कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो उसको रिएक्ट कर देगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर, यहाँ पे नो रिएक्शन, तो कहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो रही है भाई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो तीन ही जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, मेटल एलिमेंट्स के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, कोरोड का मतलब कोरोजन से आता है, कोरोजन में क्या होता था कि मेटल्स जो होते थे वो जो केमिकल्स होते थे, ऑक्सीजन होती थी, वो मॉइस्चर एयर अटैक कर देती थी। अटैक कैसे कर देती थी, तो बहुत रिएक्टिव होते थे मेटल्स। अब अगर जो मेटल्स रिएक्टिव ही नहीं है वो कैसे कोरोड हो जाएंगे, तो आपको पता होनी चाहिए इसके लिए भी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सबसे नीचे गोल्ड एंड प्लेटिनियम, तो आपको आंसर आ जाएगा गोल्ड एंड प्लेटिनियम, क्योंकि ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे ना किसी से, तो ये कोरोजन भी बहुत रेयरली होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर अलॉयज, अलॉयज तो आपने नाम सुने होंगे ना, ब्रास, ब्रास सुना होगा आपने, ब्रॉन्ज सुना होगा आपने, स्टेनलेस स्टील सुना होगा आपने, ये सब क्या है, एलॉयज हैं। तो एलॉयज क्या होते हैं, तो एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर, ये मिक्सचर होते हैं इसलिए इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि ब्रास, आप लिख सकते हैं ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है, ये सब एलॉयज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ से आपके सारे इन-टेक्स्ट खत्म हो गए हैं, अब हम एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वही बात है, आपको पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो हो जाएगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सारी रिएक्शन क्या हम देख ही लेते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला है NaCl प्लस कॉपर, कॉपर मेटल देखिए कहाँ पे आ रहा है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, कॉपर यहाँ पे आ रहा है, तो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो पहली तो रिएक्शन नहीं होने वाली। MgCl2 एंड एल्यूमिनियम मेटल, Mg कहाँ पे है, ये रहा, और एल्यूमिनियम मेटल तो इससे नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसको रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। FeSO4 एंड सिल्वर मेटल, FeSO4 और सिल्वर यहाँ पे आता है नीचे ही, FeSO4 ये रहा, Ag ये रहा, तो इसको रिप्लेस कर देगा, नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं होने वाला। AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, AgNO3 तो यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा ना, ऊपर वाला मेटल आ गया, तो जो ये वाली रिएक्शन ये हो जाएगी, तो AgNO3 प्लस कॉपर क्या होगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, तो ये रिएक्शन हो जाएगी और सब नहीं होगी, क्योंकि कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव है और सब उससे कम रिएक्टिव हो रहे थे। चलिए, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting, मतलब हमें क्या करना है, आयरन पैन है उसको रस्टिंग से बचाना है, तो पहले चैप्टर कोरोजन में पता होना चाहिए था। सी आंसर, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, तो जिंक की हम अगर कोटिंग चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा वो उससे। ठीक है ना, ये भी एक पेंट भी है, ग्रीस भी है, बट सबसे बेस्ट जो होता है वो अप्लाइंग अ कोटिंग, जो ना मोस्ट सुटेबल मेथड, तो अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ
जिंक, ठीक है। Element react with oxygen to give a compound with high melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be. अब एक काम करते हैं, हम सबका रिएक्शन करा के देख लेते हैं एक बार पानी से। ये बन जाएगा CaH2, ये बनता है बेस, बेस नहीं, ये एल्कली एक तरह से हम बोला जाता है। क्या बोलता है? एल्कली, जो कि सॉल्युबल बेस होती है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट चलिए अभी वेट करते हैं। कार्बन अगर हम, अच्छा एक ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, ओह सॉरी, हम एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं ना, ये Ca हो गया, ठीक है। द कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर का मतलब है H2 के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? CaOH ट्वाइस, ठीक है। कार्बन का देखो, अगर ऑक्साइड कर देते हैं तो कार्बन ऑक्साइड बन जाता है, और ये गैस है, ये तो गैस है ना, ये तो पानी में सॉल्युबल होने नहीं वाली। सिलिकॉन जो है ये SiO2 बना लेता है, और ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये इनसॉल्युबल है पानी में। सेम आयरन का है, आयरन के साथ भी अगर आप ऑक्सीजन का कराओगे रिएक्शन तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, ये भी पानी में इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबल जो है वो यही है, और ये जो है ये अल्कली होती है, तो बोलते हैं हम अल्कली। अल्कली का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन। टिन, टिन क्या होता है? SN, ठीक है। लेड जो होता है वो Pb होता है, ये पता होना चाहिए। नॉट विद जिंक, बिकॉज अब ये पूछ रखा है जो फूड कैन्स होते हैं ना हमारे, उसको हमने टिन से करा है, जिंक से नहीं करा। जिंक इज कॉस्टलियर देन, मतलब क्या महंगा है, हम बचत कर रहे हैं अपनी। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अब देखिए यहाँ पे पहले टिन, टिन तो आपको कहीं दिख रहा है नहीं, पर टिन नीचे ही आता है। अब मेन बात ये है कि फूड कैन्स को हमने क्यों करा हुआ है भाई टिन से? हम पैसे की बचत कर रहे हैं क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम पैसे तो बचत नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पैसे बचत कर रहे हैं। पैसा ऐसा नहीं है कि जिंक ज्यादा महंगा आता है टिन से, ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। मेन बात ये होती है जिससे फूड कैन है, फूड कैन के ऊपर हमने ऐसे जिंक की इसकी चढ़ा दी, टिन की लेयर। अगर हम जिंक की चढ़ाएंगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा। टिन बहुत कम रिएक्टिव है, इसीलिए कोरोड का मेन कारण है, पैसा मेन कारण नहीं है। हो सकता है पैसा भी कारण हो, बट केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, ठीक है ना। हम फाइनेंशियल इशू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, you have given a hammer, battery, bulb, wires and switch. How could you use them to distinguish between samples of metal and metal? देखिए आपके पास एक हैमर है, बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच, इसका हम बाद में रेस करते हैं। हैमर, हैमर से हम क्या पता लगा सकते हैं? तो आपको पता होगा हैमर से हम क्या कर सकते हैं? मेलिएबल, मेलिएबिलिटी कौन दिखाता है? मेटल्स दिखाते हैं, नॉन मेटल्स नहीं। तो हैमर से हम क्या पता कर सकते हैं? हम मेलिएबिलिटी पता कर सकते हैं। अब आपके पास एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, तो आप पता कर लीजिए। जो मेटल है वो मेलिएबल होंगे, नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल होंगे। तो आप चेक कर लीजिए हथौड़ा मार के, जो शीट में कन्वर्ट हो रहा है वो मेटल है, और जो नहीं हो रहा है वो नॉन मेटल है। एक तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है इसकी। अब बी में कह रहा है इसी के अंदर हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश। चलिए इसी के अंदर हैमर से तो हमने मेलिएबिलिटी का पता लगा लिया। बैटरी, बल्ब, जो वायर और स्विच है, ये बैटरी है मेरे पास, बल्ब भी है और वायर भी है और स्विच भी है। अब मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए ये आपके पास में ऐसे बल्ब है, वायर तो है ही मेरे पास में, स्विच भी है मेरे पास में। यहाँ पे मैंने वो मेटल लगा के देखूंगा मैं एक बार, ठीक है। ये मैंने यहाँ मेटल लगा लिया M, और फिर मैंने दोबारा ये लिया, इसमें मैंने नॉन मेटल ले लिया, ठीक है। M और N, इसके अंदर तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, यहाँ तो बल्ब ग्लो करेगा और यहाँ नहीं करेगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे है, ये केमिकल प्रॉपर्टी पे है। कि केमिकल प्रॉपर्टी पे कैसे डिफरेंस कर रहे हो? मेटल पास करते हैं करंट को, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होता। इसलिए metals are those element which can lose or gain electron, और नॉन मेटल ऐसा, मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? गेन कर सकते हैं। तो लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ये इसकी एक तरह से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कर रखा है।
असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेटल। तो हैमर से हम क्या पता लगा रहे हैं, मेलिएबिलिटी का, और जो बल्ब वायर सूची से इससे हम क्या पता लगा रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने। ठीक है, चलिए, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखिए मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के दो एग्जांपल पूछे हुए हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की पहले मैं वो लिख देता हूँ डेफिनेशन ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, those oxide which show both behavior, both acid and base character। ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। तो यहाँ एग्जांपल मैं ले सकता हूँ Al2O3 का। Al2O3 का देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ, EHCl है और Al2O3 NaOH है। एक मैं ले रहा हूँ ZNO का, वो HCl से और ZNO का NaOH से। देखिए अब ये HCl क्या है, एसिड है, इसके साथ ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या बनाएगा यहाँ AlCl3 प्लस H2O। यहाँ क्या बनाएगा, बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है NaAlO2 प्लस H2O। यहाँ पे ZNO प्लस HCl, यहाँ एसिड है और ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ZnCl2 प्लस H2O, और यहाँ पे वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है NaZnO2 प्लस H2O, यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, एक बार ध्यान से जो दो दूसरी रिएक्शन हुई है ना, उस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे Na2 हो गई, ZnO2। अब मैं इसलिए इन तीनों पे ध्यान दे रहा हूँ, इनके नाम पूछे जाते हैं। ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, और इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। आप इनको याद रखें और ये रिएक्शंस याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये चारों। तो ये क्या दिखा रही है, एक ऑक्साइड का एसिड बिहेवियर यहाँ पे किस तरह से एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एसिड की तरह। सेम यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये एसिड की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर दिखा रहे हैं, और एग्जांपल पूछे हुए हैं और मैंने रिएक्शन भी लिख दी। तो दो एग्जांपल Al2O3 है और एक ZnO है, इनकी रिएक्शंस भी लिख दी। ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों एग्जांपल। ठीक है, चलिए, नेम टू मेटल्स व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल व्हिच विल नॉट। तो दो ऐसे मेटल्स जो डिस्प्लेस कर देंगे और दो ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें लिखने हैं दो। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन वाले देखो ना, ये रहा हाइड्रोजन, इससे ऊपर वाले दो उठा लो जिंक और आयरन, और इससे नीचे वाले दो उठा लो कॉपर, या फिर कॉपर और ये अपना गोल्ड। तो जो मेटल डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन, तो वो कौन से होंगे, तो आप एक बार दोबारा देख लो। हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले डिस्प्लेस कर देंगे, तो जिंक एंड आयरन, और जो नॉट या फिर लिख सकता हूँ कांट डिस्प्लेस, तो भी आप लिख लीजिए। हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर और गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड, बस। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, what would you take as anode and the cathode and the electrolyte। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग पे क्वेश्चन आता है। इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एनसीईआरटी में ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए,
ये इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप है और ये प्योर कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। और यहाँ मैंने इसी कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं हम CuSO4। अब बहुत इजी है, ये पानी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मैंने भर दिया, करंट चलेगा तो क्या होगा, CuSO4 टूटेगा, CuSO4 टूटेगा और कॉपर जो इम्प्योर है, जो यहाँ पे कॉपर इम्प्योर है, ये नीचे गिरेगा, यहाँ पे जो कॉपर प्योर है वो इस पे चढ़ता जाएगा। तो क्या होता रहेगा, यहाँ पे एनोड मड वगैरह बचती है, इम्प्योरिटी की मैं उतनी बात नहीं करूंगा, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का ये बहुत अच्छा आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, हाँ पेज नंबर 52 पे बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें एनोड मड के बारे में भी आपको बताया हुआ है। हाँ, तो एनोड मड के भी यहाँ पे बारे में बताया हुआ, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। पेज नंबर 52 पे आपको बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, वही आपको यहाँ पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा ये हुआ था कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज एनोड। तो एनोड पे आप क्या लेंगे, एनोड पे लेके आप इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप, और कैथोड पे क्या लेंगे, कैथोड पे लूंगा प्योर कॉपर की स्ट्रिप या जो भी मेटल हम ले रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट वही लेंगे जो मेटल हमने लिया उसका साल्ट सोल्यूशन। तो कैथोड का तो पता लग गया, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो भी हमने मेटल लिया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे जो भी हमने मेटल लिया है उसका साल्ट सोल्यूशन, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्युष टुक हाँ ये आगे भी जगह छोड़, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला। स्पैचुला वो होता है जिसके ऊपर ऐसे चम्मच जैसा होता है, केमिस्ट्री लैब में जब जाएंगे आप देख लेना स्पैचुला क्या होता है। तो व्हाट विल बी द एक्शन, हाँ सल्फर पाउडर लिया है और हीटेड ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग टेस्ट ट्यूब। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इसको, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, ठीक है, ये देखिए, हाँ दिख रहा है। तो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे इसने क्या लिया है, सल्फर का पाउडर लिया है, सल्फर का पाउडर लेके उसने क्या करा है, ऐसे हीट करा है। ये बंसन बर्नर होता है, केमिस्ट्री लैब में आप जाइएगा अच्छे से पता लगेगा। तो यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग स्पैचुला कंटेनिंग सल्फर पाउडर, यहाँ सल्फर पाउडर को इसने हीट करा और ये टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो देखिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सल्फर और ऑक्सीजन ही तो मिक्स हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, SO2 हो रहा है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस, अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्या है ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, सल्फर एक नॉन मेटल है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब देखिए व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस, ड्राई लिटमस पेपर को तो छेड़ेगा ही नहीं, ड्राई लिटमस पेपर को तो उससे कोई लेन देना ही नहीं है, क्योंकि वहां वो एसिडिक नेचर दिखा ही नहीं सकता, ड्राई लिटमस पेपर से उसको कोई लेन देना नहीं है। मॉइस्ट लिटमस पेपर से क्या करेगा वो, तो देखिए अगर आपने एसिड बेस एंड चैप्टर मैंने पढ़ा, मेरे सॉल्यूशन देखे तो उसमें बताया था मैंने ABR और BRB, इसमें मैंने क्या बताया था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेस टर्न्स रेड टू ब्लू, ठीक है। तो ब्लू से रेड कर देता है लिटमस पेपर को, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या होगा, जो ब्लू लिटमस होगा उसको वो क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो ये होगा मॉइस्ट लिटमस पे। अब आता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूँ। तो बी वाला है S+O2 क्या हो रहा है, SO2, और SO2 को हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर में करा है, तो H2O, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा H2SO4, और मुझे लगता है सब कुछ बैलेंस है क्या, तो यहाँ पे प्लस H2O, आई थिंक सब कुछ बैलेंस है, नहीं शायद ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो 4, फिर मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो H2SO4 का बैलेंस एक बार देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग नॉर्मल अपना
तो मुझे लग रहा है हाँ, एक चीज़ मुझे मेरी गलत लग रही है, बैलेंसिंग में जब चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे H2SO3 बनेगा, H2SO3 बनेगा। हालाँकि ये रिएक्शन ना भी लिखो तो भी आपका काम चल जाएगा। हाँ, ठीक है, ये बनेगा, सल्फर ऑक्साइड पानी के साथ H2SO3। अब ठीक है ये रिएक्शन, ठीक है ना? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये दूसरा एसिड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहले तो क्या कर दीजिए आप, जो आपने पीछे ही पढ़ा है, अप्लाई अ लेयर ऑफ जिंक, जिंक की एक लेयर चढ़ा दीजिए, और दूसरा गैल्वेनाइजेशन, एल्युमिनियम की एक लेयर चढ़ा लीजिए, ठीक है? और भी तरीके होते हैं, क्या कर दीजिए आप, पेंट कर दीजिए। 3 तरीके बता दिए मैंने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन के बचे। कोरोजन वाले चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन के लास्ट से हो सकता है क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये पीछे अभी क्वेश्चन आया था, जब भी कोई नॉन मेटल हो, जैसे अभी हम सल्फर का कर रहे थे ना, ऑक्सीजन क्या बन रहा था, SO2। तो व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो किस तरह के बनाते हैं, नॉन मेटल कंबाइन ऑक्सीजन के साथ एसिडिक नेचर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, गिव रीजन प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक लाइन के इसके अंदर आप आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। चलिए, प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, गिव रीजन। इसका आप वैसे तो एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि डक्टाइल है, आप लिख सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। क्योंकि मेटल्स डक्टाइल हैं तो ज्वेलरी के अंदर हमें वायर्स ये सब बनाने पड़ते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, और डक्टाइल प्रॉपर्टी हम उन्हें मदद कर रही है ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, तो क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए इससे ऊपर लिथियम आता है वैसे तो, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए उसको अंदर हम मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए हम उसे ऑयल के अंदर रिजर्व करके रखते हैं। चलिए, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर क्लीनिंग। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जब भी हम उसको येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। अच्छा, मैं क्लीनिंग समझ रहा था, कुकिंग के लिए हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो। हाई मेल्टिंग पॉइंट से तो ठीक है, उससे अच्छा आप लिखेंगे कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। हाईली रिएक्टिव होने के बावजूद क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है वो हीट का, इसलिए हम यूटेंसिल पर कुकिंग की तरह उसको यूज करते हैं। चलिए, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो हम कार्बोनेट ओर्स को क्या करते हैं, हम कार्बोनेट ओर्स की हम करते हैं कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं उनकी हम करते हैं रोस्टिंग। देखिए, क्योंकि ऑक्साइड का हम फिर क्या कर देते हैं, रिडक्शन। देखिए, मेटलर्जी सारा खेल पैसों का है वैसे तो, मेटलर्जी देखिए इजीली एक्सट्रैक्शन चाहिए हमें, इजीली एक्सट्रैक्शन चाहिए और चीप एक्सट्रैक्शन चाहिए, तो उसमें बहुत एनर्जी लग जाती है अगर हम डायरेक्ट ले, तो इसलिए हम पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड से फिर हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग कर देते हैं, या फिर थर्मिट रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, कोई भी एक हाई रिएक्टिव मेटल को लेते हैं और उससे बहुत अच्छी हमें एनर्जी भी मिलती है, जिससे हम बहुत यूज भी करते हैं। जैसे हमने बताया था थर्मिट रिएक्शन का हम क्या यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एक लाइन के ऐसे रीजन है, आप इसको बड़ा करके लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tarmint juice. Explain why these sort substances are effective in cleaning vessel. बहुत इजी है, देखिए क्या होता है टार्निश्ड कॉपर वेसल, तो कॉपर ने क्या कर दिया है, ऑक्साइड बना लिया है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड है, इनका क्या है, बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर है। अब ये जो लेमन है, या फिर यहाँ एक और क्या हुआ है, टैमरिंड जूस, ठीक है, इनका है एसिडिक नेचर।
अब हम उसको साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए, एक्सप्लेन व्हाई दीज सॉर सब्सटेंस इफेक्टिव इन क्लीनिंग वेसल। तो दीज सॉर सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेज, ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज क्या कर देते हैं, जो टार्निश्ड है, टार्निशनेस है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। These sour substance neutralize tarnish, जो वहां ऑक्साइड की लेयर बनी हो बेसिक नेचर की है और हमने डाल दिया ऊपर से एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करके हटा देगी एंड रिमूव इट। और उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइजेस एंड न्यूट्रलाइज टार्निश एंड रिमूव इट। बहुत इजी है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कॉपर का ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल है, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और बेसिक नेचर के होते हैं तो लेमन और टार्मरिक जूस क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको वहां से हटा देगा। ठीक है, चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हमें क्या करना है, नहीं, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मेटल, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल। सबसे बड़ी केमिकल प्रॉपर्टी तो सबसे ये है कि ये गेन सॉरी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना एक तरह की। हाँ, ये जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हो रहे हैं ये ठीक है, लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब देखिए, बेसिक नेचर का है अगर ये, तो AbR मतलब ये रेड लिटमस को क्या करेंगे, ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो ब्लू लिटमस है उसको क्या करेंगे, रेड में। इनका जो पीएच है वो बेसिक नेचर का, तो इनका पीएच हाई रहेगा और इनका पीएच लो रहेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं जनरली, और जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप ध्यान रखें इनको। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की डिफरेंस है केमिकल प्रॉपर्टीज के, ध्यान रखें। 4-5 है, बहुत है इतनी। ठीक है, अ मैन, ओके, अ मैन वेंट डोर टू डोर पासिंग एज गोल्डस्मिथ, पोजिंग एज गोल्ड, मतलब दिखा रहा था कि वो गोल्डस्मिथ है। ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द गिल्टर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड, मतलब शाइन वापस ला रहा है वो। ठीक है, एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम व्हिच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द बैंगल स्पार्क्ड लाइक न्यू, ठीक है, चमक गए वो, बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड, तो उनका वेट थोड़ा कम हो गया। और आपको पता है तोले के हिसाब से चलता है, ग्राम के हिसाब से चलते हैं ना, उसमें थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो बहुत बड़ा हमारा लॉस है। ठीक है, द लेडी वाज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्गुमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिपीट। ठीक है, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो है तो कौन सा लिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। ठीक है ना, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं रॉयल वाटर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl, 1:3 में ये प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इतना कंसंट्रेटेड है गोल्ड तक को डिसॉल्व कर लेता है, इतने लेस रिएक्टिव है गोल्ड, उसको भी डिसॉल्व कर देता है कि इतना कंसंट्रेटेड है। इसलिए क्या करते थे लोग, जाके घरों में करते थे, एक्वारियम लेते थे, उसके अंदर कुछ पार्ट गोल्ड का, बहुत कम वेट का गोल्ड डिसॉल्व हो जाता था, साफ भी हो जाता था गोल्ड, और दे देते थे। तो ऐसे करते करते सोचो, सुबह से आप कर रहे हो, आपने 50 लोगों का भी करा तो कितने आप अरबपति हो जाएंगे, सॉरी कितना पैसा कमा लेंगे आप, क्योंकि गोल्ड तो बहुत महंगा है, 50-50 हज़ार रुपए के हिसाब से चल रहा है।
तो ये तो विच सॉल्यूशन, तो एक्वा रिजिया रॉयल वाटर है, कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, विच डिसॉल्व गोल्ड, गोल्ड जैसे मेटल को भी डिसॉल्व कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील, पता है क्यों? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बिकॉज कॉपर is a good conductor of heat, copper is a good conductor of heat, और स्टील जो है वो वैसे तो एलॉय है आयरन का, और उसके अंदर कार्बन भी होते हैं, एक नॉन मेटल भी होते हैं, इसीलिए तो कॉपर जो है मेटल है, और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए हम कॉपर को यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक से, स्टील का हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ आपके सारे चैप्टर के टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन खत्म हो गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज्यादा, और कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगता है रिएक्टिविटी सीरीज से ही हो जाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज का आप ध्यान रखिए, जो आपके पास तरीका है आप उसको ध्यान रखिए, ये आप जरूर याद रखिए रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं, चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स। तो थैंक यू वेरी मच। Class 10th Chemistry. Up next, Chapter 4 Carbon and its Compound.